हेलो गाइस। आज जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को लेकर आज स्टडी करते हैं, कैसे ये एक्ट होता है और किस तरीके से एक अर्थ के सरफेस पे रखे हुए पार्टिकल पर किस तरीके से ये वर्क करता है। तो आज हमारी हेडिंग ये है, इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ तो रोटेट कर रही है, अर्थ ऐसे से अपने एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रही है और उस पर एक पार्टिकल रखा हुआ है। पार्टिकल रेस्ट पर है, यह कंडीशन है कि पार्टिकल रेस्ट पर है। तो जब पार्टिकल रेस्ट पर है और रोटेटिंग फ्रेम पर अगर कोई पार्टिकल रखा हुआ और रेस्ट पर है, तो उस कंडीशन में जो ये ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल ग्रेविटी जिसे हम कहते हैं ग्रेविटी यानी कि जी, इस पर क्या असर पड़ेगा, यानी इफेक्ट देखना चाहते हैं। ठीक है ना। तो आज मेन यही है कि इसी पर हमें डिस्कस करना है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है जब कोई पार्टिकल रोटेशनल फ्रेम पर या उसके सरफेस पर रखा हुआ है। ठीक है ना। तो देखिए, ये एक अर्थ है, ये हमने क्या किया, एक अर्थ बनाई है। अर्थ को जो है हमने, देखिए ये एक्स प्लेन है, ये वाई है और ये जेड फ्रेम पर इसको जो है सिचुएटेड किया है। ठीक है ना। अर्थ को हमने ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट ले लिए इसके, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड एक्सिस है। तो इसी के अलोंग, वाई के अलोंग ये क्या हो जाएगा, मतलब जे यूनिट वेक्टर हो जाएगी, ये आई यूनिट वेक्टर हो जाएगी और ये जेड के लिए क्या हो जाएगी, के यूनिट वेक्टर हो जाएगी। अगर हम एक्स के लिए यूनिट वेक्टर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, वाई के लिए जे से और जेड के लिए के से। ठीक है। अब ये अर्थ है और ये अपने एक्सिस के अबाउट ये देखिए ऐसे रोटेट कर रही है, इस तरीके से ये रोटेट कर रही है। जब ये रोटेट करेगी तो यहां पर एक पार्टिकल रख देते हैं, ये एक पार्टिकल रखा हुआ है। ओरिजिन से आर पोजीशन पे, यानी अर्थ की रेडियस है कहीं पर भी लीजिए सेम ही रहेगी, सरफेस पे तो रेडियस ओरिजिन से क्या होगी, सेम ही रहेगी। तो हमने इस पॉइंट पर रख दिया, तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगी ओरिजिन से, इसकी पोजीशन वेक्टर यानी कि ओपी इक्वल टू कैपिटल आर, यानी ये रेडियस हो गया। अब पार्टिकल हम यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं। अगर हम यहां रखेंगे तो यानी रेडियस के इक्वल हो जाएगा। अगर हम पार्टिकल इस जगह रखेंगे तो यानी रेडियस से थोड़ा छोटा हो जाएगा, और कर देंगे तो और छोटा होता चला। जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे क्या होगी, रेडियस में डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रही है, यहां पर देखिए ये हमने एक लाइन बनाई, इस पॉइंट पर रखा है, तो अब रेडियस जो है ये काम करेगी। क्लियर है। अब आगे देखिए क्या चीज है, एक पार्टिकल यहां पर रखा हुआ है अर्थ के सरफेस पे। ठीक है ना। तो इनको हम क्या करेंगे, जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी है, क्योंकि अर्थ जो है एक यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से क्या करती है, रोटेट करती है अपने एक्सिस के अबाउट। ठीक है ना। पार्टिकल यहां पर कैसा रखा हुआ है, पार्टिकल जो है ये रेस्ट पर है, पार्टिकल रेस्ट पर रखा हुआ है, यानी पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी है, जीरो। अगर हम इस पोजीशन की बात करें यहां से यहां तक, अच्छा देखिए जब पार्टिकल इस तरीके से राउंड लगाता है, किसी पॉइंट के अराउंड ऐसे राउंड लगाता है, तो सेंटर की ओर एक फोर्स काम करता है जिसे हम बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम यहां पर, अंदर की ओर एक सेंटर की ओर फोर्स काम करता है। ठीक है ना। तो इसे हम बोलते हैं सेंटीपिटल फोर्स, जो सेंटर की ओर काम करता है, यानी इसके अराउंड ये इस तरीके से ये राउंड लगा रहा है। ठीक है ना। चाहे ऐसे लगाइए चाहे, तो सेंटर की ओर जो टू वर्ड होता है, यानी अंदर की ओर जो फोर्स लगता है उसे सेंटीपिटल फोर्स कहते हैं। और एक फोर्स कैसा काम करता है, बाहर की ओर काम करता है अपोजिट डायरेक्शन में, उसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे कि आपने झूला देखा होगा, गोल गोल जो राउंड ऐसे झूलता है। ठीक है ना। इस पे यहाँ पर ऐसे बच्चे बैठे हुए होते हैं, ये हॉर्स बना हुआ, तो उस हॉर्स के ऊपर बच्चे ये ऐसे बैठे होते हैं। ये सब क्या होता है, ये सिंपल से लटके हुए। लेकिन जिस समय
ये चलना शुरू करता है तो एक आउटसाइड में यानी ऐसे फैलने लगते हैं। तो ये जो फैलने वाले केस है ये यहां पर कौन सा फोर्स काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। देखिए अंदर की ओर एक फोर्स काम करता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और जो आउटसाइड काम करता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। क्लियर। तो अब देखिए यहां पे क्या करते हैं हम, ये क्या है रेडियस आर है और ये ऐसे यहां पर इस तरीके इस एक्सिस के अबाउट अब घूम रहा है ये। तो यहां पर ये पार्टिकल रखा तो इसका एंगुलर वेलोसिटी ये क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो जाएगी। और ये कहां किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में है तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा के हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो यानी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा के हो जाएगा। क्लियर है। अब ये देखिए आर रेडियस है तो इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है ना, तो इसके लिए रेडियस ये पोजीशन क्या कहलाएगी, यहां से ये आर कहलाएगी। और देखिए किसके वाई के अलॉन्ग है तो ये क्या हो जाएगा आर इक्वल टू, ये किस डायरेक्शन में काम कर रही है वाई में, तो यहां पर वाई के लिए आर इक्वल टू ये यानी जे के कोऑर्डिनेट में काम करेगी। क्लियर है। ये आप बाद में लिख लेंगे लेकिन एक बात बताने के लिए हम बता रहे हैं। यहां पर देखिए ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा के हो जाएगा। हम पहले इसके पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में निकाल लेते हैं। ठीक है। आर देखिए ये आर है ना, अब इस डायरेक्शन में देखिए सेंटर की ओर इस पार्टिकल पे सेंटर की ओर एक फोर्स काम करेगा जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और जो आउटसाइड काम फोर्स करता है उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर। ये इस तरीके से इसको ऐसे लिख लीजिए। क्लियर है। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं शॉर्ट में, एफ सेंट्रीफ्यूगल ऐसे लिख लिया। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा आउटसाइड। तो इस डायरेक्शन में ये रेडियस जा रही है इस जगह की, ये रेडियस, तो ये रेडियस जो हो जाएगी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट इधर की किसमें वाई के अलॉन्ग है, तो वाई के अलॉन्ग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा आर, ये ऐसे आर जे लिख लेंगे। क्लियर है। क्योंकि मतलब वाई के लिए अलॉन्ग एक्सिस क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर जे काम करेगा। अब देखिए इस पॉइंट पर सेंटर की ओर एक ग्रेविटी काम करेगी, ये अट्रैक्टिव होगी कि नहीं होगी, तो यहां पर हम जी की जगह पे लिख लेंगे जी इक्वल टू माइनस जी। एक कंपोनेंट देखिए इधर की ओर काम करेगा, इसको हम क्या लिखेंगे जी कॉस फाई, और ये क्या है वाई है तो यहां पर जे लिख दीजिए। और ये वाला जो परपेंडिकुलर हो जाएगा, देखिए ये जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, वाई जेड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा जी साइन फाई और माइनस, क्योंकि ये क्या अट्रैक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन काम कर रहा है, यहां पर भी माइनस आ जाएगा। और ये क्या जेड के लिए है तो यहां पर के लिख देंगे, तो ये के यूनिट वेक्टर के रूप में आ जाएगा। क्लियर है। तो ये यूनिट वेक्टर इस तरीके से रिप्रेजेंट। अब तो जी के लिए क्या लिख लेंगे यहां पर, माइनस जी कॉस फाई, और ये कौन सा है जी वाई के अलॉन्ग है ना, माइनस जी साइन फाई और ये की। क्लियर है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। तो अब देखिए यहां पर सबसे पहले अब ये तो हमने आपको पार्टिकल की कंडीशन और अर्थ के रोटेशन को बताया, यानी रोटेटिंग फ्रेम में एक पार्टिकल जो है रेस्ट में रखा हुआ है। मींस इसका डायरेक्ट ये है कि रोटेटिंग फ्रेम में एक पार्टिकल जो है उसके सरफेस यानी रेस्ट पर रखा हुआ है। तो देखिए लेट अस आ पार्टिकल इज सिचुएटेड ऑन द अर्थ सरफेस एट पॉइंट पी। क्लियर है। पार्टिकल इज रेस्ट। अब पार्टिकल इज रेस्ट, पहले तो क्या हमने बोला कि आ पार्टिकल इज सिचुएटेड ऑन द अर्थ सरफेस एट पॉइंट पी, यानी इस पॉइंट पी पर स्थिर है। पार्टिकल इज रेस्ट। पार्टिकल क्या है, जब रेस्ट पर है तो क्या होगा, जब पार्टिकल रेस्ट पर होगा यानी व्हेन पार्टिकल इज रेस्ट देन कोरिलेस, है ना, यहां पर लिख लीजिए स्पेलिंग सही से, कोरिलेस
कोरियोलिस फोर्स जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, इज जीरो। ये फोर्स कैसा हो जाएगा, जीरो। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, ये होता है देखिए बिकॉज -2m ओमेगा वेक्टर लिख दिया यहां क्रॉस v। अब जब पार्टिकल यहां रेस्ट पे रखा हुआ है तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज जीरो। जब v जीरो हो जाएगा तो यहां पुट कर देंगे तो कोरियोलिस फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोरियोलिस फोर्स कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये यहां पर v जीरो हो गया, ओमेगा या v दोनों में से कोई भी जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा, कोरियोलिस फोर्स जीरो हो जाता है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया। अब देखिए यहां पर v जीरो है क्योंकि ओमेगा से तो फ्रेम स्वयं यानी अर्थ स्वयं रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस के अबाउट, तो ओमेगा तो नहीं जीरो है, लेकिन ये क्या है, v जीरो है तो कोरियोलिस फोर्स कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है। अब हमने यहां पर सारे ये क्या निकाल दिए, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया इसको। क्लियर है। अब यहां पर देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इसको जो है ये एक प्लेन है जिसको हम ये बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है ना, ये हो जाएगा इक्वेटर। और ये क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा, ठीक है। ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ईस्ट इसको लिखेंगे और ये वेस्ट। इसी तरीके से करेंगे। अर्थ क्या होती है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। अब यहां पर देखिए ये जो फाई एंगल दिया हुआ है, इस फाई एंगल को हम बोलते हैं, ये फाई एंगल क्या है, लैटिट्यूड एंगल। फाई इज लैटिट्यूड एंगल। इसकी डिफिनेशन क्या, लैटिट्यूड एंगल इज बिटवीन, यहां पे लिख दीजिए, इज लैटिट्यूड एंगल इज बिटवीन इक्वेटर प्लेन एंड ज्वाइनिंग लाइन। ज्वाइनिंग लाइन कौन सी है, ज्वाइनिंग लाइन फ्रॉम पी पॉइंट टू ओरिजिन ओ, यानी ओ और पी के बीच की लाइन है ये। और ये क्या है, इक्वेटर प्लेन है। इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बनता है इसके हम बोलते हैं लैटिट्यूड एंगल। क्लियर है। फिगर आपको लोगों को समझ में आ गया होगा कि नहीं आया समझ में। एक बार फिर देखिए, ये एक अर्थ है, पार्टिकल यहां पर क्या है, सिचुएटेड है, और पार्टिकल कैसा है, रेस्ट पर है, तो कोरियोलिस फोर्स कैसा है, जीरो हो जाएगा। तो यानी ओनली यहां पर कौन सा फोर्स काम करेगा, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा, और ये इसकी रेडियस होगी। ठीक है, तो यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हो जाएगा -m ओमेगा क्रॉस r हो जाता है। ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसमें एक इक्वेशन है जो मैंने पढ़ाई है रोटेटिंग फ्रेम और इनर्शियल फ्रेम में रिलेशन से। हमने क्या किया था, वहां पे इफेक्टिव फोर्स निकाला था, इनर्शियल फ्रेम का फोर्स निकाला, इनर्शियल फ्रेम से पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है उसकी हम बात कर रहे हैं। हम फ्रेम के फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, फ्रेम पर कोई फोर्स नहीं, फ्रेम ऑब्जर्व करता है। फ्रेम एस से ऑब्जर्व किया जाता है, एक रेस्ट फ्रेम से ऑब्जर्व किया गया था, और एक किससे ऑब्जर्व किया था, एक जो है हमने कैसा लिया था फ्रेम, ये याद होगा आप लोगों को, एक फ्रेम हमने ये एस लिया और दूसरा फ्रेम हमने कैसा लिया था, रोटेटिंग फ्रेम लिया था, और इनके बीच हमने एक फोर्स निकाला था। ये एस प्राइम फ्रेम था और ये कैसा फ्रेम था, एस था, ये रेस्ट पे था, ये रेस्ट पे था, ये रोटेटिंग फ्रेम था, और इसके कोऑर्डिनेट एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम, ठीक है ना। और ये एक्स वाई जेड किसके थे, रेस्ट फ्रेम के थे। तो इसके लिए हमने इस पार्टिकल के लिए, जो पार्टिकल क्या था, रोटेटिंग फ्रेम में क्या था, सिचुएटेड था, तब हमने इन दोनों से ऑब्जर्वेशन फोर्स निकाला था इस पार्टिकल के लिए। इस पार्टिकल के लिए फोर्स निकाला था, तो उसकी इक्वेशन थी F इक्वल टू वी नो दैट, हम ये लिख सकते हैं वी नो दैट इसके लिए फोर्स क्या हो जाएगा, तो इफेक्टिव फोर्स किसके लिए,
पार्टिकल के लिए, तो वो क्या निकाला था हमने, पार्टिकल के लिए निकाला था F इक्वल टू ये F प्राइम, ये F रेस्ट फ्रेम के लिए था माइनस 2m ओमेगा क्रॉस v। इसको हमने क्या नाम दिया था, कोरियोलिस फोर्स। एक और फोर्स काम कर रहा था माइनस m ओमेगा क्रॉस ओमेगा r, ये पोजीशन वेक्टर थी उस पार्टिकल की, जो ये पार्टिकल यहां से ये हमने निकाला था कि नहीं, इससे हम क्या बोलते हैं, कोरियोलिस फोर्स। इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है, पार्टिकल पे लग रहा था। पार्टिकल कैसी कंडीशन में था, पार्टिकल किस फ्रेम में था, रोटेटिंग फ्रेम में था। पार्टिकल अपने टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था। तो हमने दोनों फ्रेम से जो फोर्स ऑब्जर्व किया था, इस फ्रेम यानी एस फ्रेम से ये फोर्स ऑब्जर्व हो रहा था, और एस ये एफ प्राइम जो है, इससे जो है हमने फोर्स क्या ऑब्जर्व किया था, ये टोटल यानी कि ये रिजल्टेंट फोर्स निकल कर आया था। क्लियर है ना। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लेके चलेंगे। तो देखिए अभी हमने क्या बोला है यहाँ पे, V इज 0। रोटेटिंग फ्रेम में पार्टिकल कैसा है, रेस्ट में यानी अर्थ के सरफेस पे रखा है। तो V इज 0 यानी पार्टिकल इज रेस्ट। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इज रेस्ट, तो इसका मतलब है v इक्वल टू 0। आप इस टर्म में ये वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, f प्राइम इक्वल टू f माइनस 2m, ये तो ओमेगा क्रॉस v माइनस m ओमेगा क्रॉस, वेक्टर फॉर्म में लिखते जाइएगा, क्रॉस ओमेगा क्रॉस r, ये इस तरीके से आ गया। ठीक है ना, ये टर्म 0 हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम जी ऐसे लिख दें, यानी ये कैसा है, इफेक्टेड जी है। ये क्या आ जाएगा, एम जी, ये जी कैसा है, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन के ये, और ये क्या हो जाएगा, इफेक्टिव एक्सलेशन हो जाएगा। किससे इफेक्ट हो गया ये, इस, यही तो फोर्स बचा है। कौन सा फोर्स है ये फोर्स क्या कहलाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। तो यहां पर लिख दीजिए एम ओमेगा क्रॉस आर, ये वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए, ये हो जाएगा। क्लियर है, एम एम कैंसिल हो गया, जी प्राइम लिख दिया यहां पर, जी माइनस ओमेगा क्रॉस ओमेगा, और ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा यहां पर। क्लियर है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। ये क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन। ग्रेविटेशनल एक्सलेशन कोई भी बॉडी उस पर लगेगा। ये कब लगेगा, जब बॉडी कहां पर होगी, इस जगह पर होगी, तो इस पर एक ग्रेविटेशनल एक्सलेशन लगेगा। ठीक है ना। और ये कब कंडीशन है, जब कोई बॉडी रोटेट ना करे, लेकिन बॉडी रोटेट कर रही है और उस पर वो पार्टिकल सिचुएटेड है। बॉडी अगर रेस्ट पर हो, उस फ्रेम में अगर कोई रखा हुआ है, तो जो उसका रियल ग्रेविटेशनल यानी एक्सलेशन होता है वही काम करेगा, यानी जो ग्रेविटी वही काम करेगी। लेकिन जब कोई बॉडी रोटेट करने लगेगी, भले वो बॉडी, जब कोई बॉडी रोटेट करने लगी और उस पर एक पार्टिकल रखा हुआ, तो बॉडी मींस यहां पर अर्थ रोटेट कर रही, अब उस पर एक पार्टिकल रेस्ट पे रखा हुआ है, तो उस पर क्या होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करने लगेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करने की वजह से जो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन है वो क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा, और उसकी वजह से एक नया एक्सलेशन हो जाएगा। तो इस एक्सलेशन को हम बोलेंगे इफेक्टिव एक्सलेशन ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। यानी ये एक्सलेशन हो जाएगा, ये एक्सलेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा इफेक्टिव एक्सलेशन, इफेक्टिव एक्सलेशन। ये किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू, और ये किसके लिए, इफेक्टिव एक्सलेशन
पार्टिकल के लिए, किसके लिए, इफेक्टिव एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के लिए ड्यू टू ग्रेविटी, किसकी वजह से काम कर रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, सॉरी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ, सॉरी रोटेशन ऑफ अर्थ, क्लियर है। और ये क्या कहलाएगा, ये हो जाएगी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाएगा। और ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। क्लियर है यहां तक, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद बताना शुरू करते हैं, है ना। अब देखिए इसको तो हम रब कर दे रहे हैं यहां पर, हमें ये इक्वेशन जरूरत है, ये इक्वेशन ले लीजिए मेन। अब ये इक्वेशन बची हुई, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, तो यहां क्या लिख दीजिए, जी। अब किसकी वजह से, कितना लैटिट्यूड एंगल बन रहा है, तो अब इसको हम रिप्रेजेंट करने लगेंगे जी फाइ, इसको जी प्राइम को जी फाइ से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है, तो यहां लिख दीजिए जी फाइ इक्वल टू जी माइनस, यहां हो जाएगा ओमेगा क्रॉस और ये आर हो जाएगा। क्लियर है, वैल्यू पुट करिए। सबसे पहले देखिए हमने ये सभी क्या है, वेक्टर फॉर्म में है। जी की वैल्यू देखिए मैंने अभी बताई थी, ये जी की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी, ये जी की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो जी की वैल्यू माइनस जी कॉस फाइ एंगल लैटिट्यूड एंगल है, और ये क्या हो जाएगा, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा वाई एक्सिस के अलोंग, और एक क्या हो जाएगा जेड के अलोंग। तो यहां पर देखिए जे माइनस जी, और ये क्या हो जाएगा साइन फाइ, और ये के लिख देंगे। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अब आगे देखिए, माइनस ओमेगा की वैल्यू देखिए क्या लिखी थी मैंने, ओमेगा की वैल्यू मैंने क्या लिखी, ओमेगा के, देखिए ये जेड के अबाउट ऐसे, जेड के घूम रहे कि नहीं, तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, ओमेगा जी हो जाएगा। तो यहां पर पुट कर दीजिए ओमेगा, जेड के ना तो ओमेगा के होगा, ओमेगा के। क्लियर है, क्रॉस यहां पर ये ऐसे कैप लगा दीजिए, यूनिट वेक्टर है। ओमेगा के लिए फिर ये वैल्यू कर दीजिए, ओमेगा के क्रॉस आर की जगह क्या करेंगे, आर की वैल्यू देखिए अभी मैंने निकाली है, आर की वैल्यू आर जी देखिए अलोंग टू वाई एक्सिस, देखिए अलोंग टू वाई एक्सिस, तो यहां पर क्या लिख देंगे हम आर जी। क्लियर है, लेकिन एक चीज और फाइनल कर लीजिए कि ये आर किसके इक्वल है, ये तो मैंने क्या माना है, आर माना है ना, लेकिन रियल तो ये है आर माना है हमने, तो इन दोनों आर में क्या रिलेशन होगा, तो देखिए ये बेस है, ये एंगल है फाई, ये एंगल फाई है तो ये भी एंगल फाई हो जाएगा, लैटिट्यूड एंगल ये क्या है फाई है तो लैटिट्यूड एंगल ये भी फाई हो जाएगा। तो यहां पर देखिए बेस, ये बेस लाइन है, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज है, और इक्वल टू किसके होता है कॉस थीटा, और बेस किसके इक्वल है, यहां पर बेस है ये आर के, और ये क्या है कैपिटल आर दिया हुआ है, तो आर इक्वल टू आर कॉस फाई, तो यहां पर लिख दिए कॉस फाई। क्लियर है, तो यहां पर आर की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, आर की जगह पे आर कॉस फाई, और देखिए ये क्या माना था आर इक्वल टू, हमने क्या माना आर जी के, तो यहां पर आर इक्वल टू हो जाएगा आर कॉस फाई, और जी क्योंकि अलोंग टू वाई एक्सिस है, तो यहां पर अब हम क्या लिख देंगे इस जगह पे आर कॉस फाई, और ये यूनिट वेक्टर जी। क्लियर है,
तो ये इक्वेशन हमने क्या किया, इस इक्वेशन को आप फर्स्ट नाम दे दीजिए और फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यू ओमेगा आर और जी की वैल्यू पुट कर दीजिए। क्लियर है? तो यहां पर इफेक्टिव ग्रेविटी क्या निकल कर आ जाएगी, जी इफेक्टिव ग्रेविटी आ जाएगी जी फाई इक्वल टू माइनस, अब माइनस जी कॉस फाई जे माइनस जी साइन फाई के, यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए माइनस, अब इसको तो आप ऐसे रखिए ओमेगा के, इसी तरीके से लिखा रहने दीजिए। ठीक है ना, इस पर भी एरो लगा दीजिए क्योंकि ये सब कैसे है, वेक्टर क्वांटिटीज है। यहां पर भी इसमें जहां पर आप आर भी एक तरीके से वेक्टर क्वांटिटी है, क्रॉस देखिए ओमेगा आर कॉस फाई तो ऐसे रहेगा, लेकिन के ये एक आई, ये जे और ये के, क्लॉकवाइज चलिए, आई जे का प्रोडक्ट के होता है, जे के का प्रोडक्ट आई होता है, के आई का प्रोडक्ट क्या होता है, जे हो जाएगा। ठीक है ना, आप ध्यान दीजिए ये ओमेगा आर कॉस फाई तो ऐसे रहा। ठीक है, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस आई। क्लियर है, इतनी बात समझ आई कि नहीं है? यहां आप लिखिए माइनस जी कॉस फाई जे जी साइन फाई के माइनस ओमेगा, और इस ओमेगा का क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, आर कॉस फाई, ये देखिए माइनस का है, यहां माइनस ये प्लस हो जाएगा, के क्रॉस आई। अब के क्रॉस आई किसके इक्वल होता है, देखिए के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, तो ये ऐसे हो गया ना, के क्रॉस आई हो जाएगा। तो के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट जे के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है ना, देखिए ऐसे तो चल रहे हैं म्यू, ये इस तरीके से चल रहे हैं। ठीक है ना, तो देखो आई क्रॉस जे के हो जाएगा, जे क्रॉस के किसके हो जाएगा, आई के हो जाएगा, के क्रॉस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे के, तो यहां पर क्या आ जाएगी, जे की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, अब इसको हम रब कर देते हैं। ठीक है ना, तो जी माइनस जी कॉस फाई जे माइनस जी साइन फाई के, और ये क्या हो जाएगा प्लस के क्रॉस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे के कॉस फाई, ये जे हो गया। क्लियर है, अब देखिए एक जे यहां पर है और एक जे ये है कि नहीं, तो इन दोनों को एक साथ लिख दिए, माइनस जी कॉस फाई प्लस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस फाई, ये इस तरीके से, जे यहां पर ऐसे लिख दिए। ये क्या है, माइनस जी साइन फाई के, ये दूसरा हो जाएगा। क्लियर, अब इसका क्या हम निकाल दें, मैग्नीट्यूड निकाल लें, इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालें। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट, यानी मैग्नीट्यूड अगर जैसे मान लीजिए ए आई प्लस बी जे लिखा, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं इसका, ये ऐसे करते हैं, आई का यानी आई का यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट का स्क्वायर, और इसी तरीके से जे का कोफिशिएंट ले लेते हैं और इनका स्क्वायर कर देते हैं। तो यहां पर ये वैल्यू देखिए जे की है ना, इतनी वैल्यू कोफिशिएंट के रूप में, तो जी माइनस जी कॉस फाई प्लस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस फाई, और ये होल स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा माइनस जी साइन फाई स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर है, अब इस स्क्वायर को खोल दीजिए, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस इसका स्क्वायर करेंगे ओमेगा की पावर 4 आर स्क्वायर कॉस फाई, ये स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस लगाया तो माइनस 2 जी
लिख दिया कॉस फाई, और ये क्या हो जाएगा इंटू ओमेगा स्क्वायर आर कॉस, ये लिख दीजिए कॉस फाई। क्लियर है। अब ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, माइनस का तो स्क्वायर प्लस हो जाएगा, जी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब ये देखिए ये और इसमें दोनों में जी स्क्वायर कॉमन हो गया, तो जी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो ये ऐसे आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और ये किसके इक्वल होता है 1 के हो जाएगा, ये तो 1 के हो गया। अब ये देखिए इसकी पावर 4 है, ओमेगा की पावर 4, रियल में ओमेगा है क्या, ओमेगा है 2 पाई क्या होता है बाई टी, ठीक है ना, और टी क्या होता है 20, अर्थ रोटेट कर रहे हैं ना, 24 आवर में 1 रोटेशन है इसका, तो यहाँ कितना हो जाएगा 24 इंटू 60 और ये 2 पाई एम, यानी ये और छोटी है इतनी वैल्यू। इसके बाद पावर 4 बहुत ही छोटी वैल्यू हो जाएगी, तो इस टर्म को हम क्या कर देंगे निगलेक्ट कर देंगे, तो ओमेगा की पावर 4 को क्या करेंगे हम निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो निगलेक्ट करने की वजह से ये तो टर्म खत्म हो गया, माइनस जी कॉस, ये कॉस है एक ये कॉस है, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर फाई हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर भी हो जाएगा और ये आर। क्लियर है, इतना हमारे पास बचा। ये ध्यान रखिएगा ओमेगा की पावर 4 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि ओमेगा की पावर 4 इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू होगी, तो जब ओमेगा स्क्वायर इज अ क्या करेगा स्मॉल वैल्यू शो करेगा, तो इसलिए उस टर्म को तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी यहां से हटा देंगे। अब हमारे पास केवल इतनी वैल्यू बची हुई है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे इसकी सॉल्विंग बताते हैं, है ना। ले लिया, आप देखिए तो जी फाई यही वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये देखिए यहां पर क्या करेंगे, इन दोनों में सबसे पहले हम क्या करेंगे जी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, जी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। अब ब्रैकेट में क्या बचे, ये तो 1 के इक्वल हो जाएगा, तो पहले इसको ऐसे लिख देते हैं अंडर रूट जी स्क्वायर, ये 1 हो गया, माइनस 2g ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर फाई। क्लियर है। अब देखिए इसको यहां पर जी स्क्वायर कॉमन ले लें, 1 माइनस 2g ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर फाई अपॉन जी स्क्वायर, ये आ जाएगा, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये रूट में है तो पावर हाफ कर देंगे इसको। क्लियर है। अब आगे देखिए क्या होगा, यहां पर ये जी से हाफ हो जाएगा, तो ये तो यहां ऐसे आ जाएगा। अब बचा कितना ये टर्म माइनस, और ये जी से एक पावर कैंसिल होगी, 2 ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर फाई, और नीचे कितना आ जाएगा जी, और ये क्या हो जाएगा हाफ पावर हो जाएगी। अब इसमें हम बायनोमियल थ्योरम लगा देंगे। बायनोमियल थ्योरम क्या होती है, आपने 12th क्लास में पढ़ी होगी बायनोमियल थ्योरम, तो उसका एक्सपेंशन करेंगे, हायर टर्म को तो हम क्या करते हैं नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो छोड़ देते हैं, तो 1 माइनस ये एन की तरह काम करेगा, 1/2 हो जाएगा, ये वैल्यू ऐसे लिखे रहने 2 ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर फाई अपॉन जी। अब ये हाफ हाफ कैंसिल हो गया, ये जी 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर फाई अपॉन जी। अब ब्रैकेट ओपन कर दिए, जब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जी से जी, यहां से देखिए ये हो जाएगा जी माइनस यहां जी कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर फाई। ये क्या वैल्यू आ गई है, इफेक्टेड वैल्यू निकल कर आ गई। कौन सी, जब कोई बॉडी यहां पर होगी और अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही होगी, तो उस समय ग्रेविटी रिड्यूस हो जाती है, और वो एक्सेलरेशन जो होता है, यानी कि यहां पर जो मेन ग्रेविटी लग रही है वो रिड्यूस हो जाती है, और किस फॉर्म में आ जाती, इतनी रिड्यूस हो जाती, ये वाला टर्म निगेटिव कर देता कि नहीं कर देता,
ठीक है ना। तो ग्रेविटी है एक्चुअली में इफेक्टेड ग्रेविटी क्या आ जाती, इतनी आ जाती। क्लियर है, इफेक्टेड ग्रेविटी कितनी आ जाती, इतनी आ जाती। और फिर इसके दो केस भी बनेंगे। कौन कौन से केस बनेंगे, एक पार्टिकल लाई एट पॉइंट सिचुएटेड या लाई करे इक्वेटर पे, दूसरा लाई करे या सिचुएटेड हो किस पर, पोल पे। तो पहली कंडीशन देखिए, जब पॉइंट किस पर लाई कर रहा है, इस जगह यहां पर, यानी पार्टिकल इज सिचुएटेड एट इक्वेटर। पार्टिकल जब अर्थ के सरफेस यानी इक्वेटर पर लाई कर रहा हो तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एट इक्वेटर। तो इक्वेटर की कंडीशन में हो जाएगा फाई इक्वल टू 0। जब फाई इक्वल टू 0 हो जाएगा तो कॉस फाई की वैल्यू 0 और 0 की वैल्यू 1 होगी। यहां 1 पुट कर दीजिए तो जी फाई इक्वल टू जी, यानी अब इसकी जगह हम इक्वेटर लिख देंगे, जी इक्वेटर के लिए माइनस ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म किसमें 1 के इक्वल हो जाएगा। उस समय ग्रेविटी क्या हो जाएगी, यानी कि सबसे कम पाई जाएगी अगर जब यहां पर होगी। क्लियर है, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो कैसा होगा, इसमें से रिड्यूस हो जाएगा। तो हमारे पास इफेक्टेड वैल्यू ये आ जाएगी, तो जी की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर है, जो भी वैल्यू होगी जी की 9.8 होती है, 9.86 होती है, वो उसमें से ये वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर है, एक तो कंडीशन हमारी ये निकल कर आ गई। अब दूसरी कंडीशन को देखिए, सेकंड केस क्या हो जाएगा, ये केस था फर्स्ट। सेकंड केस ये है कि अगर कोई पार्टिकल सिचुएटेड ऑन पोल, तो पोल पर जब होगा ये पार्टिकल, तो पोल के लिए क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू 90 डिग्री। तो कॉस फाई इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 0, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू 0। अब इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, जी पोल के लिए, पोल पे क्या काम करेगा यहां पर, इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और ये 0 हो जाएगा। तो यानी इसका मतलब है ग्रेविटी जो है या एक्सेलरेशन है वो सबसे ज्यादा कहां पे काम करेगा, इस जगह काम करेगा, यानी कि पोल पे काम करेगा। तो ग्रेविटी की वैल्यू सबसे ज्यादा कहां होगी, इस पोल पे, और सबसे कम कहां होगी, इक्वेटर पर होगी। क्लियर है, इसी तरीके से एक्सेलरेशन भी इसी तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हम किसी अदर रोटेटिंग फ्रेम बॉडी की स्टडी करके उस पर पार्टिकल्स सिचुएटेड कर दें, उस पर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, जैसे यहां पर हम ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जो ग्रेविटी फाइंड कर रहे हैं किसकी वजह से कर रहे हैं, रोटेटिंग फ्रेम की वजह से। क्लियर है, और रोटेटिंग फ्रेम क्या, अर्थ है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मेन यहां पर पर्पस क्या था। पर्पस ये था कि एक हमने इक्वेशन फाइंड करी थी, दो फ्रेम, एक रेस्ट फ्रेम एक रोटेटिंग फ्रेम, उससे हमने फोर्स निकाला था, और वो था इफेक्टिव फोर्स इक्वल टू एफ माइनस 2m ओमेगा क्रॉस वी। ये क्या था, कोरिलेस फोर्स था, माइनस m ओमेगा क्रॉस r। ये सभी वेक्टर फॉर्म में है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और ये कौन सा फोर्स था, कोरिलेस फोर्स था। बॉडी रोटेटिंग फ्रेम में रेस्ट पर रहेगी, तो ये तो पोर्शन 0 हो जाएगा। अब बचा क्या, केवल ये, तो यानी केवल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ग्रेविटी में जो इफेक्ट पड़ा है वो ये आया, दो कंडीशन, यानी मेन फार्मूला ये ड्राइव हुआ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।